दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसे कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम JRF सेट टीजीटी पेज करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने रस निष्पत्ति को लिया है और रस निष्पत्ति करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से रस निष्पत्ति से बन जाते हैं। काव्य शास्त्र यानी या यूँ कहें साहित्य शास्त्र इकाई 3 यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यह जो टॉपिक है लगा हुआ है। तो हम बड़े ही सरलता से इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको किस तरह रस निष्पत्ति को समझना है। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि आचार्य भरत मुनि को रस शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में रस सूत्र इस प्रकार है। ठीक, रस सूत्र की ये व्याख्या करते हैं तो इस तरह इन्होंने इसको बताया है। और हम देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसकी निकल कर हमारे सामने आती है, क्योंकि यहीं पर हम देखेंगे कि रस निष्पत्ति का या रस सिद्धांत के 4 जो प्रख्यात व्याख्याकार हमारे समक्ष आएंगे भी। भट्ट लोलट्ट हैं, शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, अभिनवगुप्त हैं। तो इन चारों में से किसका सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत प्रस्तुत होता है रसपत्ति निष्पत्ति को लेकर के, क्योंकि रस निष्पत्ति का ये खंडन करते हैं। जो रस निष्पत्ति का सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया उसका इन्होंने खंडन किया और उसका इन्होंने बताया कि भरत मुनि जब रस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो उन्होंने कहा है कि विभावान भाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः इनके अनुसार विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव रस के अवयव हैं। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? भरत मुनि कहते हैं। भरत मुनि कहते हैं अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें विभाव समझ में आ गया, हमें विभाव समझ में आया, अनुभाव समझ में आया, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव समझ में आया। ये कहते हैं कि हमें संयोग, ये जो संयोग इन्होंने लिखा है और निष्पत्ति लिखा है, तो इसका अर्थ इन्होंने क्या बताया? यानी भरत मुनि ने ऐसा लिखा कि संयोगाद्र निष्पत्ति। तो संयोग और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या बताया है, ये किसी को समझ में नहीं आया। तो ये आचार्य जो हैं हमारे जो 4 व्याख्याकार यानी रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकार, ये अपने अपने मत के अनुसार रस सूत्र की व्याख्या देते हैं और फिर इनके व्याख्या को खंडित करते हैं भरत मुनि की व्याख्या को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे कि भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या। आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित सूत्र की व्याख्या 4 प्रमुख व्याख्याकारों द्वारा की गई है। भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या करने वाले ये 4 प्रमुख आचार्य हुए हैं, है ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि इनको बात समझ में आई कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, लेकिन इनको संयोग और निष्पत्ति समझ में नहीं आई। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो भरत मुनि ने ऐसा दिया है रस सूत्र की व्याख्या, तो इनको ये बातें समझ में आई पर संयोग और निष्पत्ति समझ में नहीं आती है। तो वही संयोग और निष्पत्ति का ये अलग अलग व्याख्या देते हैं और बताते हैं। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स आगे चल करके कि किसका जो रस सूत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ मान्य है साहित्य की दृष्टि से। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख व्याख्याकार हमारे समक्ष आते हैं। भट्ट लोलट्ट हैं, शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं और अभिनवगुप्त हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके, हम एक एक का बात करेंगे कौन किसका क्या है। तो हम जानते हैं कि भट्ट लोलट्ट का जो सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद है। ठीक है, उत्पत्तिवाद है और ये मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक यानी मीमांसा दर्शक के आचार्य हुए हैं। तो ये मीमांसक हैं। ठीक, कौन? भट्ट लोलट्ट कैसे हैं? मीमांसक हैं, यानी मीमांसा दर्शक दर्शन है इनका। इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र के निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति कहा है। ठीक है, जो भरत मुनि निष्पत्ति कहते हैं कि विभावानु व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, तो जो निष्पत्ति जिस शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने किया है उसी को इन्होंने निष्पत्ति को उत्पत्ति कह दिया है और उत्पत्ति मानते हैं, जिसके अनुसार ही इनके मत को उत्पत्तिवाद कहा गया। ठीक है, इसी से इनके मत को क्या कहा गया फ्रेंड्स? तो उत्पत्तिवाद कहा गया। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ढेर सारा लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करने को बोलें और आप भी शेयर करें। और फ्रेंड्स और भी कहना चाहूँगी, एक छोटा सा कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको बात कहाँ तक समझ में आई है। ओके, क्योंकि पेड कोर्स वालों के पास ऑलरेडी ये PDF है और कई पुस्तकों में कुछ बातें रहती हैं और हो सकता है वो बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो इसको मैंने सरलता से अपने शब्दों में लेने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इन्होंने भरत मुनि के संयोग का अर्थ माने उत्पत्ति का निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति बता दिया, जिसके अनुसार इनके मत को उत्पत्तिवाद कहा गया। और इन्होंने भरत मुनि के संयोग का अर्थ संबंध से ले लिया,
है ना, संबंध से ले लिया, ठीक है। संयोग जो भरत मुनि लेकर आते हैं तो ये अपना मत रखते हैं, ठीक है। इनको क्योंकि संयोग और इसका निष्पत्ति का अर्थ कुछ भरत मुनि ने बताया नहीं था, तो इन्होंने इसका अर्थ संयोग का संबंध से ले लिया, जो 3 प्रकार से है। तो ये 3 प्रकार से बताते हैं कि उत्पाद्य उत्पादक संबंध, ठीक है। पहला कहते हैं कि उत्पाद उत्पादक संबंध, जिससे विभावों द्वारा दर्शक में रस उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा रुक करके मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आपके पास पुस्तकें होंगी जहाँ आपको 2-3 शब्द मिलते होंगे। एक तो मिलता होगा अनुकर्ता, एक शब्द आपको मिलता होगा क्या, अनुकर्ता शब्द मिलता होगा, ठीक है, अनुकर्ता मिलता होगा, ठीक है। तो अनुकर्ता का अर्थ होता है ऐतिहासिक पौराणिक पात्र, ठीक है। दूसरा शब्द आपको मिलता होगा पहला शब्द आपको मिलता होगा अनुकार्य, ठीक है, अनुकार्य मिलता होगा। अनुकार्य का अर्थ होता है ऐतिहासिक पौराणिक पात्र। और दूसरा मिलता होगा अनुकर्ता, अनुकर्ता का अर्थ होता है अभिनय करना, ठीक है, अभिनेता या अभिनय करना, अभिनेता ही समझिए। दर्शक का अर्थ होता है देखना, और वहीं पर सहृदय का अर्थ होता है स्थायी रूप से हृदय में स्थित भाव, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी जब आप रस निष्पत्ति को किसी भी पुस्तक में पढ़ेंगे, पर आप भ्रमित होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इन्होंने बताया है कि उत्पाद्य उत्पादक संबंध है संयोग से, और फिर जिसके विभावों द्वारा दर्शक में रस उत्पन्न होता है, यानी जिसको देख करके दर्शक को रस उत्पन्न हो जाए, तो उन्होंने यहाँ पर रस की उत्पत्ति के संबंध में ये एक शब्द कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि गम्य गमक संबंध बताया, इससे अनुभवों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। जब कोई नाटक या कोई दृश्य चल रहा होता है तो आप चले जाइएगा ऐतिहासिक पात्रों में, है ना। जैसे राम का कोई दृश्य आप देख रहे हैं कहीं पर टीवी पर या कहीं भी देख रहे हैं, तो वो दृश्य आपको लगेगा, जबकि वो असली में राम के पात्र नहीं है, है ना। राम भगवान थोड़ी ना पृथ्वी पर आएंगे नाटक करने, वो कोई अन्य पात्र होते हैं, अभिनेता कर रहे होते हैं, वो ऐतिहासिक पात्र होते हैं। मैंने कहा कि अनुकर्ता का अर्थ ही होता है ऐतिहासिक पात्र, ठीक है। अनुकार्य का अर्थ होता है अनुकार्य, जो उस कार्य को कर रहा हो। अनुकर्ता यानी अभिनेता है, जो अभिनेता उस कार्य को कर रहा है। आप देखेंगे एक चीज़ कि राम जो अभी रामायण आता था जिसमें राम सीता लक्ष्मण का बड़ा भारी अच्छा मतलब पात्र इन्होंने निभाया है अपनी भूमिका के माध्यम से। तो कुछ लोगों के घर में उनकी फ़ोटो भी लगी होती है, वो अगरबत्ती धूप माला जला जला के बढ़िया पूजा पाठ करते रहते हैं। तो मैं तो कभी कभी मम्मी लोग को बोलती भी, मम्मी ये असली के राम भगवान नहीं है, ये मतलब ये पात्र हैं जो कि इसकी भूमिका रामायण में निभाए हैं। तो वो लोग बोलेंगे नहीं यही राम भगवान है ना। तो काफ़ी लोगों के यहाँ मैं जाती हूँ तो जो रामायण बहुत मतलब हम छोटे थे उस समय, तो वो रामायण चलता था, तो उसके जो फोटो राम सीता लक्ष्मण के हैं, अभी मुझे याद नहीं, दीपिका जी शायद उसमें दीपिका है कोई करके, मतलब याद नहीं आ रहा है, वो पात्र रहा करती थी, है ना। तो इनका मतलब ये वो लोग भगवान के रूप में सजा लेते हैं। तो वही है यहाँ पर कि गम्य गमक संबंध, यानी जिससे अनुभवों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त कर दे, है ना। इतना रस आ जाए कि वो राम को, मतलब जो राम टीवी पे दिख रहे हैं पात्र के रूप में, तो उसको बना ले भगवान राम ही समझ करके आनंद की अभिव्यक्ति करने लगे। तीसरा इन्होंने कहा पोष्य पोषक संबंध। तो ठीक यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसके सिद्धांत में उत्पाद्य उत्पादक संबंध, गम्य गमक संबंध या पोष्य पोषक संबंध का जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है ये प्रश्न बन जाए, है ना। तो इस तरह आप याद रखिएगा, पोष्य पोषक संबंध है कि इसमें व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यभिचारी यानी संचारी भाव से है, आपको पता है संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो पोष्य पोषक संबंध है कि जब वो 33 संचारी भाव में से जो भी संचारी भाव आपको पुष्ट करे, तो पोष्य पोषक संबंध का इससे यहाँ पर संबंध है, ठीक है। अब हम उत्पत्तिवाद, ठीक है, माफ करना, यहाँ उत्पाद्य हो गया है, उत्पत्तिवाद होना चाहिए था, ठीक है। उत्पत्तिवाद यानी उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी इन्होंने कहा है भट्ट लोलट ने। तो उत्पत्तिवाद की हम प्रमुख धारणाएं देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये जो हैं भरत मुनि के शास्त्र को इन्होंने थोड़ा सा ठुकराया है। कहा है कि भरत मुनि ने विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव को तो लिया, लेकिन अस्थाई भाव को छोड़ दिया है। तो रस निष्पत्ति का जो सूत्र है वो इनका मतलब आलोचना करती है कि वो सर्वमान्य नहीं है ना। तो ये कहते हैं कि भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस निष्पत्ति मानी गई है। इसमें अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है, जबकि रस निष्पत्ति का मूलाधार अस्थाई भाव ही है। इस त्रुटि को दूर करने हेतु भट्ट लोलट ने स्पष्ट किया है कि
विभावादि तत्वों का संयोग अस्थाई भाव से होता है। ये कह रहे हैं कि जो विभावाद यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का जो संयोग है वो अस्थाई भाव से ही होता है। तो ये इसको नकारते हैं कि इन्होंने अपना सूत्र तो दिया, लेकिन देखिए भरत मुनि से भी बड़े व्याख्याकार ये हमारे जो आते हैं 4 प्रख्यात व्याख्याकार, भट्ट डोलट हैं, श्री शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, तो ये बड़ा बढ़िया रस सूत्र को आगे समझाते हैं, मैं पूरा आपको दिखाती जाती हूँ, वीडियो पर बिल्कुल बने रहें और ध्यान से देखें मग्न होकर के, है ना। तो ये फिर कहते हैं कि इसका जो जबकि रस निष्पत्ति का मूलाधार स्थायी भाव है, और ये कहते हैं कि स्थायी भाव को इन्होंने लिया नहीं है अपने सूत्र में, तो इस त्रुटि को दूर करने हेतु भट्ट लोलट ने स्पष्ट किया है कि विभावादि तत्वों का संयोग स्थायी भाव से होता है। फिर ये कहते हैं अपने उत्पत्तिवाद की धारणा में कि स्थायी भावों से ही जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से मिलकर पुष्ट होती है तभी रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये स्थायी भाव को भी लेते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव चारों मिलकर के ही चारों को मिला करके रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा कौन कहते हैं? भट्ट लोलट कहते हैं। फिर कहते हैं कि भट्ट लोलट ने कहा कि स्थायी भाव और रस में भी अंतर माना जाता है, और ये कहते हैं कि भट्ट लोलट के अनुसार रस की निष्पत्ति ऐतिहासिक पात्रों में होती है, जबकि अभिनेता अभिनेत्री केवल उसकी अनुकृति मात्र प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो रस की निष्पत्ति होती है जब वो ऐतिहासिक पात्र हमारे समक्ष आते हैं तभी उसका मतलब उसकी रस की निष्पत्ति हो सकती है। जैसे जब भगवान राम यदि सामने हो तो जो आनंद प्राप्त होगा वो आनंद वहाँ नहीं मिलता कि जब कोई अभिनेता अभिनेत्री उसकी अनुकृति यानी उसकी कॉपी करें। अनुकृति का मैंने कहा है कि उसकी अभिनेता करें, मैंने कहा भी अनुकर्ता, अनुकार्य, ये शब्द आपको किसी पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे पुस्तक को तो आपको मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसका अर्थ आपको वहाँ न समझ में आता हो, है ना। तो वही मैंने बताया कि जब भगवान राम साक्षात आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कृष्ण भगवान साक्षात हमें दिख जाए तो बहुत रसानुभूति हमारे अंदर होगी, रस का स्वादन हम बहुत बढ़िया करेंगे। लेकिन जब हम पात्रों को देखते हैं कृष्ण के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, टीवी सीरियल में इतने सारे पात्र आते रहते हैं तो वो आनंद नहीं आती। हम समझ रहे हैं कि ये तो अभिनेता हैं, अभिनय कर रहे हैं। तो वही है कि अभिनेता अभिनेत्री केवल उसकी अनुकृति मात्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप समझ गए कि इनका मतलब इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने उत्पत्तिवाद के संबंध में 3 चीज़ें बताई हैं कि उत्पाद्य उत्पादक संबंध, गम्य गमक संबंध, पोष्य पोषक संबंध, और याद रखिएगा कि रस सूत्र जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसी का इन्होंने निष्पत्ति को उत्पत्ति कह दिया है और संयोग को इन्होंने संबंध कह दिया है ना। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं। अब आगे किसका सूत्र आता है? तो शंकुक का जो सिद्धांत है वो अनुमतिवाद है और शंकुक न्याय दर्शन से प्रभावित है। ठीक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब देख लेते हैं कि आचार्य शंकुक के न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं और जिनका सूत्र रस सूत्र संबंधी मत है अनुमितिवाद। ठीक है, अनुमितिवाद अनुमति हो गया है, माफ करना, अनुमितिवाद होना चाहिए था। ठीक है, अनुमितिवाद होना चाहिए था, अनुमति हो गया है। तो क्या मैं अभी सुधार कर लूँ थोड़ा सा, है ना। अभी सुधार करेंगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, मैं सुधार कर लूँगी, आप लोग कर लीजिएगा। अनुमितिवाद कहलाता है ना। अनुमतिवाद, फिर यहाँ भी मिस्टेक हो गया। अब मैं थोड़ा सुधार करती हूँ, चलो मैं कर ही लेती हूँ थोड़ा सा, है ना, कर लेती हूँ सुधार, थोड़ा सा वेट करना। तो ठीक है, मैंने त्रुटियों को सुधार लिया है। दरअसल हाँ, शंकुक का अनुमतिवाद हो गया और ये इनका जो रस सूत्र संबंधी मत है वो अनुमतिवाद कहलाता है। ठीक है, अब अनुमितिवाद को ये अनुमान सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कौन? अनुमतिवाद को ये अनुमान सिद्धांत कहते हैं और ये कहते हैं, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ बताया अनुमिति है और संयोग का अर्थ अनुमाप्य कहते हैं। ठीक है, संयोग का अर्थ अनुमाप्य, अनुमापक, अनुमाप्य अनुमापक मानते हैं, यानी विभावादि अनुमापक है और रस अनुमाप्य है। ठीक है, अब चलिए इसकी जब धारणाएं देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अनुमितिवाद ये कहते क्यों है निष्पत्ति को। ठीक है, ये अनुमिति का अर्थ आप लगाइए कि अनुमान लगाने से है। ये कहते हैं कि शंकुक के अनुसार विभाव अस्थायी भाव के कारण और अनुभाव कार्य तथा संचारी भाव उसके सहचारी हैं। ठीक है, शंकुक ऐसा बताते हैं। आगे ये कहते हैं कि इन्होंने बताया कि आचार्य शंकुक के मत में अस्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति असंभव है। यानी ये कहते हैं कि इन्होंने देखो, अब जब भट्ट लोलट ने अस्थायी भाव को ले लिया तो शंकुक ने यहाँ पर अस्थायी भाव को नकार दिया, यानी अस्थायी भाव की आलोचना कर देते हैं ये। ठीक है, जब आपने देखा कि भरत मुनि ने अस्थायी भाव को नहीं लिया, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से कहते हैं कि रस की निष्पत्ति होती है,
तो फिर वहीं पर भट्ट लोलट ने नकार दिया, बोले कि आपने स्थायी भाव को क्यों छोड़ा, आप विभाव अनुभाव को ही कहते हैं, तो आपका ये जो रस सूत्र की व्याख्या है वो कहीं न कहीं सही नहीं निकल कर आती है। ठीक है, तो फिर इन्होंने अब शंकुक ने भी यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया कि अस्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति असंभव। कहते हैं कि स्थायी भाव को हम सही ढंग से नहीं देख सकते हैं, ये भी बात सही कह रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो भाव मेरे मन में अभी चल रहा है कोई नहीं जान सकता, या जो भाव अभी आपके मन में चल रहा है कि सावित्री में हम क्लास बना रही हैं तो क्लास कितनी अच्छी है कितनी बुरी है क्या कैसे हैं, अभी मैं आपके भाव को नहीं समझ सकती। तो अस्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति असंभव है, ये बात भी सही कहते हैं। अब उसकी प्रतीति विभाव अनुभाव संचारी भाव इत्यादि के द्वारा ही संभव है, तो ये बात सही है। जब आप मुझे कोई बात शेयर करेंगे कमेंट के माध्यम से तो ही मैं समझ पाऊंगी कि आपने क्या बोला, है ना। या आप मेरे सामने रहेंगे तो संचारी भाव यानी ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि के माध्यम से मैं समझ पाऊंगी कि आपके मन में क्या चल रहा है ना। तो ये भी बड़ी बड़ी कमाल की बात कह रहे हैं यहाँ पर। आगे एक बात और आता है, ये कहते हैं कि चित्र तुरंग यानी घोड़े को देख करके, तुरंग यानी घोड़ा मतलब चित्र तुरंग घोड़े को देख करके न्याय द्वारा ज्ञान एवं धुआं अग्नि के उदाहरण द्वारा अनुमान की बातें शंकुक ने की है। ठीक है, शंकुक कहते हैं कि यदि मान लो पहाड़ के उस पार कोई धुआं उठ रहा है तो हम अनुमान लगाएंगे कि वहाँ आग लगी है। ठीक है, वहाँ आग लगी है तभी वहाँ धुआं उठ रहा है। तो इसी तरह ये कहते हैं कि चित्र में कोई घोड़ा देख ले हैं कि दौड़ रहा है, या घोड़ा मतलब दौड़ने के बेस में चित्र बना है तो हम यही अनुमान लगाएंगे कि घोड़ा दौड़ रहा है ना। तो वही बात यहाँ भी कही गई है। तो नट के कुशल अभिनय को देखकर प्रेक्षक भ्रमवश में नायक का अनुमान कर लेता है। जैसे मान लो कोई अभिनेता या अनुकर्ता है जो कि अभिनय कर रहा है किसी नाटक में, तो उसको देख करके हम थोड़ा सा भ्रम बस कह देते हैं कि नायक का मतलब ये राम भगवान जैसा ही इन्होंने अपना प्रदर्शन या अपनी भूमिका निभाई है। तो ये बात ये कहते हैं। ठीक है, आगे हम भट्ट नायक का भोगवाद या भुक्तिवाद को देख लेते हैं। ठीक है, भोगवाद या भुक्तिवाद को देख लेते हैं। तो भट्ट नायक सांख्यवादी आचार्य हैं जिनका भरत मुनि के रस सूत्र संबंधी सिद्धांत भोगवाद कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है, तो भुक्ति है, और संयोग का अर्थ क्या है, भोज्य भोजक संबंध। ठीक है, ये निष्पत्ति को क्या भुक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। और ये भी याद रखें कि भट्ट नायक का जो सूत्र या सिद्धांत है वो भुक्तिवाद या फिर भोगवाद है ना। और भुक्ति को इन्होंने संयोग कहा है, और निष्पत्ति को इन्होंने भुक्ति कहा है, और संयोग को इन्होंने भोज्य भोजक संबंध कहा है। ठीक है, आगे इनकी धारणाएं देख लेते हैं भुक्तिवाद के संबंध में कि ये क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भट्ट नायक के अनुसार रस निष्पत्ति या काव्यास्वादन की 3 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, अब ये काव्यास्वादन या रस निष्पत्ति है ना, मतलब रस निष्पत्ति का अर्थ ही होता है कि रसानुभूति की प्रक्रिया या रस आस्वाद की प्रक्रिया, है ना। आस्वादन यानी ग्रहण करना, रसानुभूति को ग्रहण करना, प्राप्त करना, आनंद लेना ही रस निष्पत्ति का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रियाएं बताते हैं, है ना। जबकि हमने आगे अभी देखा कि उन्होंने भट्ट लोलट ने क्या कहा कि स्थायी भाव नहीं है ना। इन्होंने भरत मुनि ने स्थायी भाव को लिया ही नहीं, फिर शंकुक स्थायी भाव को ला कर रख देते हैं, है ना, कि जब स्थायी भाव हो तभी जाके रस निष्पत्ति अच्छी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं भट्ट नायक को। तो भट्ट नायक क्या कहते हैं, इन्होंने अभिधा की प्रक्रिया, भावकत्व की प्रक्रिया यानी भावना, और भोजकत्व की प्रक्रिया यानी व्यापार को रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाएं बताई हैं। और इनका आगे देख लेते हैं। ये कहते हैं कि भट्ट नायक की दृष्टि में विवाहवाद के साधारणीकरण होने पर सामाजिक या सहृदय में रजस तमस का समन होने पर सत्व गुण उत्पन्न होता है, तथा सत्वस्थ हो जाने पर सामाजिक चिंता, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि से ऊपर उठकर स्वप्रकाशानंद का अनुभव करता है। यही भोजकत्व की अवस्था है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात भट्ट नायक ने ही किया है ना। ये भट्ट नायक ने किया है, लेकिन फिर आगे जब हम देखते हैं कि आगे साधारणीकरण की जो सर्वमान्य परिभाषा देते हैं या इसको प्रतिष्ठित करने का कार्य कौन करते हैं, तो अभिनव गुप्त करते हैं। ठीक है, साधारणीकरण को प्रतिष्ठित करने का कार्य अभिनव गुप्त ने किया है, और बाकी पहले व्याख्या जो देते हैं तो वो भट्ट नायक ही देते हैं, है ना। आगे हम साधारणीकरण को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ थोड़ा सा हम पहले इसको देख लें, रस निष्पत्ति को।
तो ये कहते हैं कि जो तमोगुण रजोगुण होता है ना, तमोगुण रजोगुण होता है, उसका जब समन हो जाता है यानी दमन हो जाता है, तब जाके हमें सत्वगुण है ना, सत्वगुण उत्पन्न होता है। और यही जो है समाज को चिंता, द्वेष, ईर्षा आदि से ऊपर उठा देता है। फिर हमें स्वप्रकाशानंद या आनंद का अनुभव होता है। तो यही भोजकत्व है और यही रस निष्पत्ति का कारण है। ठीक है, यही रस निष्पत्ति है, ऐसा ये भट्ट नायक कहते हैं। हाँ, भट्ट नायक कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अभिनव गुप्त की। ठीक है, अभिनव गुप्त शैव दर्शन इनका सिद्धांत है, अभिव्यक्तिवाद इनका सिद्धांत है और ये शैव दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, शैव दर्शन के आचार्य हैं। तो अभिनव गुप्त वेदांत मतानुयायी हैं जिनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। इनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है और संयोग का अर्थ व्यंज व्यंजक संबंध है। ठीक है, व्यंज व्यंजक संबंध है। आगे हम निष्कर्ष भी देखेंगे किसका सिद्धांत सर्वमान्य है ना। आगे देखते हैं कि अभिनव गुप्त रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं। ठीक है, ये रस को क्या मानते हैं कि व्यंजना का व्यापार रस है और इनके अनुसार सहृदयों के अंतःकरण में कुछ भाव नित्य वासना व संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक है, हृदय में आप देखेंगे कुछ भावनाएं हैं जो विद्यमान रहती हैं, लेकिन वो प्रस्फुटित नहीं होती। जब हम मान लीजिए कोई हम फिल्म देख रहे हैं, वहाँ हमने किसी प्रेमी जोड़े को अच्छे से मतलब हमने देखा प्रेमी जोड़े को प्रेम का या कोई हम देखते हैं कि वो कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं, खाने की चीज़ें या फिर प्रेम को ही शेयर कर रहे हैं, है ना, आपस में। तो हम देखते हैं कि वैसा भाव कहीं ना कहीं हम जिसके साथ कर रहे होते हैं, हमारे मन में वैसा भाव चल रहा होता है ना। तो इसी तरह है कि सहृदयों के अंतःकरण में जो भाव नित्य वासना संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, तो वो क्या हैं, वो स्थायी भाव के कारण ही रहते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। जब हम किसी को देखते हैं तो जाके वो हमारे मन में प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो जिसको ये साधारणीकरण का नाम भी देते हैं। जब हम साधारणीकरण पढ़ेंगे तो हम विस्तार से इसका रूप पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं कि सहृदय में स्थित वासना रूपी अस्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। तभी जो है जब हम किसी को देख लेते हैं प्रेम करते हुए, या हम किसी को लड़ते हुए देख लेते हैं, या हम किसी को गाते हुए देख लेते हैं, किसी को नाचते हुए देख लेते हैं, तो वही भावना हमारे रूप में भी उमड़ आता है, जागृत हो जाता है। तो यह जागृत स्थायी भाव ही सामाजिक को रस की अनुभूति कराता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है, बहुत ही बड़ी बात इन्होंने की है। इन्होंने बताया कि जो भाव हम किसी को देखते हैं वास्तविक में, मान लो कोई लड़की है जिसकी मैरिज नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, और किसी को शादी मतलब होते हुए वो देख रही हैं, कहीं पर दृश्य वो देख रहे हैं किसी गार्डन में या कहीं भी, तो उनके मन में ऑलरेडी ये दृश्य आएगा कि हमारा भी इस तरह होगा, मतलब होना चाहिए, ऐसा चल रहा होता है भाव, है ना। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि यह जागृत स्थायी भाव ही सामाजिक को रस की अनुभूति कराते हैं। ठीक है, एक बात और मैं थोड़ा सा उदाहरण से बता दूं कि जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार हृदय में वासना रूप निरंतर विद्यमान अस्थायी भाव भी विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त होता है। जैसे मतलब अभी मान लो जल में मतलब कुछ फूल वगैरह, या फिर कहें कि वो सुगंधित जल है या फिर वो गंध रूपी जल है, तो हम जब छींटे मारेंगे तो वहाँ से बदबू आती है, फिर जो सुगंधित है जो भी आएगा। तो वैसी तरह है कि हृदय में जो वासना रूपी जो वासना या फिर जो कुछ स्थित रूप से विद्यमान है, चाहे वो गुस्सा हो, प्रेम हो, घृणा हो, द्वेष हो, संगीत का भाव हो, जो चल रहा है तो विद्यमान रहता है। तो ऐसे ही वो उसकी भी अभिव्यक्ति होती है जब हम किसी को देख लेते हैं, है ना। इन्होंने व्यंजना की अवधारणा स्थापित की है। ठीक है, ये भी आपको देखना है। अब हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसका है। ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष को देखेंगे कि किसने क्या कहा है। तो रस सूत्र संबंधी इन चारों सिद्धांतकारों में से या सिद्धांतों में से अभिनव गुप्त का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि इन्होंने सामाजिकता से ऊपर उठकर बात कही है। इन्होंने सामाजिकता बताया है कि रस निष्पत्ति जो है वो सामाजिक को आनंद देने की बात कहते हैं कि जब हम किसी को कहीं देख लेते हैं तो वैसा आनंद की अनुभूति हमारे अंदर भी होने लगती है। और वहीं पर भट्ट लोलट ने अनुकार्य में रस की निष्पत्ति मानी। ठीक है, अनुकार्य यानी जो अभिनेता है उसको ये रस की निष्पत्ति मानते हैं कि जो अभिनेता अभिनय कर रहा है, जो राम की भूमिका निभा रहा है, तो ये कहते हैं लोलट जी वहीं पर आनंद की अनुभूति इनको प्राप्त हो जाती है, उसी को रस निष्पत्ति मानते हैं। सामाजिक को कोई स्थान नहीं दिया है इन्होंने, भट्ट लोलट ने। फिर शंकुक ने अनुमान के आधार पर सामाजिक में रसानुभूति की प्राप्ति बताया है, जो कि उचित नहीं है ना, अनुचित है। आगे बात करती हूँ तो भट्ट नायक के दो व्यापार भोजकत्व और भावकत्व शास्त्र सम्मत नहीं है ना।
अब जो सबसे सटीक और सबसे श्रेष्ठ है वो है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, सामाजिक की रसानुभूति पर आधारित, रस के सहृदयनिष्ठ रूप की प्रतिष्ठा, रस के आस्वादन रूप के प्रतिपादन इत्यादि की यानी विभिन्न दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स, हमने आज देखा रस निष्पत्ति को। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको बातें समझ में आई होंगी। ये जो PDF है वो व्हाट्सएप पेड ग्रुप वालों को ही जाता है। और ध्यान से आप क्लास को देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई न्यू नोटिफिकेशन जो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।